Hello everyone. We Indian storytellers welcome you to our podcast series on historical events. आज हम अपने पहले एपिसोड में बात करेंगे आर्यंस की। कौन थे ये लोग, कहाँ से आए थे, क्यों ये भारत में ही आए, और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं लोगों ने हमारे सिविलाइजेशन की या इंडियन सिविलाइजेशन जो हम बोलते हैं इसकी नींव रखी थी। इसकी कहानी ऐसी है, ये जो आर्यंस जो थे ये नोमैडिक लोग थे। मतलब हम इन्हें कह सकते हैं कि ये बंजारे लोग थे जो एक जगह पे रुकते नहीं थे और हमेशा खाने के तलाश में या सेटलमेंट होने के लिए ये यहाँ से वहाँ मूव हुआ करते थे। तो इनका जो नेटिव प्लेस था, ऐसा माना जाता है कि ये सेंट्रल एशिया को बिलोंग करते थे। सेंट्रल एशिया से ये ईरान आए थे। ईरान में इनका विभाजन हो गया, कुछ लोग यूरोप की ओर चले गए और कुछ अफगानिस्तान होते हुए हमारे भारत आ गए। भारत में एक कारण हो सकता है इनका आने का, क्योंकि उस समय इस भारत को सप्त सिंधु रीजन से जाना जाता था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 7 नदियाँ बहा करती थी। अब जब कोई भी कम्युनिटी या सोसाइटी एक स्टेबल होना चाहती है, अपने आप को स्टैब्लिश करना चाहती है, तो वो अपने आसपास की इन्वायरमेंट देखती है कि वो इन्वायरमेंट में क्या वो रह सकते हैं, क्या उनके पास वो चीज़ें नेचुरली अवेलेबल है जहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं। एंड दैट माइट बी द रीज़न कि ये लोग यहाँ पे आए थे। इन्होंने देखा कि यहाँ पे पानी का अच्छा रिसोर्स है और ये जो लैंड है, जो हम नॉर्थ वेस्ट इंडिया को हम बोलते हैं, जो अभी करंट डे में जिसे पंजाब, हरियाणा या थोड़ा सा अपर एरिया में हम जाएंगे, या जो भी गैंगेटिक प्लेन है, तो ये सारे काफ़ी जो एरियाज है ये काफ़ी फर्टाइल थे उस समय भी, और अभी भी कुछ हद तक ये फर्टाइल है। तो इन लोग का यही रहा होगा कि इन्हें ये फर्टाइल लैंड इनको दिखा होगा और इन्होंने सोचा कि दे कैन स्टे हियर, दे कैन स्टैब्लिश देमसेल्फ इन दिस लोकेशन। अब जब ये स्टेबल हो गए यहाँ पे, तो इन्होंने अपनी कम्युनिटी बढ़ाई, आगे इन्होंने सोसाइटी स्टैब्लिश की और रिलीजियस सेक्ट ये सब चलते रहे काफ़ी लंबे टाइम तक, जिसको हम सुनेंगे अपने लेटर वैदिक एज में। हमें आर्यंस के बारे में पता चलता है ऋग्वेदा से। ऋग्वेदा हमें बताता है कि ये आर्यंस जो थे यहाँ पे आए थे और कैसे कैसे उन्होंने अपना पूरा सोसाइटी स्टैब्लिश किया, सब कुछ किया। ऋग्वेदा जो है जैसा आपने कभी सुना भी होगा या कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, तो ऋग्वेदा जो है ये सबसे पुराना टेक्स्ट है जिसे संस्कृत में लिखा गया था। अब कुछ हिस्टोरियंस का ऐसा मानना है कि ये जो ऋग्वेदा है ये एक फिलॉसफी है, इसलिए जो इसके राइटर थे वो ये नहीं चाहते थे कि उनका नाम पता चले लोगों को, क्योंकि जैसा हम जानते हैं, अगर सपोज करो हमने किसी ने ये बुक लिखी है तो उसमें ये लगेगा कि यार ये इंसान का इसमें आइडियोलॉजी है या दिस स्टोरी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दैट पर्टिकुलर राइटर और अ पर्सन। सो जिसने भी ये लिखी थी ऋग्वेदा, ही नेवर वांटेड पीपल टू नो दैट दिस पर्टिकुलर बुक इज रिटन बाय हिम। सो इसको ऐसा बताया गया या ऐसा दिखाया गया लोगों को कि ये डिवाइन राइटिंग है, इसे भगवान का मैसेज है, आर्यंस ने इसे लिखा है और ये सदियों से चलते आ रहा है। एंड दिस इज हाउ इट गॉट इनटू अ फिलॉसफी। अब हम सब इसी को फॉलो करते हैं, जो भी सैक्रिफाइस है, जो भी रिचुअल्स है, जो भी पूजा करने का तरीका है, ये सब कुछ हमारे ऋग्वेदा में ही मेंशन है। ऋग्वेदा के दूसरे वर्जन्स भी आए थे। वर्जन्स मतलब ऐसे 4 तरीके के होते हैं ऋग्वेदा में, 4 अलग अलग वेदास भी है, बट वो लेटर वैदिक में है, जिसे हम डिटेल में देखेंगे लेटर वैदिक एज में। अभी तक हमने देख लिया कि आर्यंस कैसे भारत में आए, जिसे उस वक्त सप्त सिंधु रीजन कहा करता था। आगे हम देखेंगे कि आर्यंस कैसे सेटल हुए सिंधु रीजन में और कैसे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो दोस्तों, आर्यंस जब सप्त सिंधु रीजन में आए तब उनका लोकल नेटिव कम्युनिटी के लोगों के साथ नहीं बनती थी। आर्यंस उनको दासियों करके बुलाते थे और उनका आपस में बहुत झगड़ा हुआ करता था। ऋग्वेदा के शुरुआत में कई बार एक शब्द का प्रयोग किया गया है जो है दास्यु हत्या। इससे हमें ये पता चलता है कि आर्यंस नेटिव कम्युनिटी के लोगों को, जिन्हें वो दास्यु बुलाया करते थे, उनसे झगड़ते थे और उनकी हत्या किया जाता था। आर्यंस ऑल टुगेदर एक वेव में नहीं आए थे सप्त सिंधु रीजन में, वो अलग अलग कम्युनिटी में आए थे। कुछ लोग पहले आए और कुछ लोग बाद में आए। सब कम्युनिटी में एक हेड होता था जिनको वो राजन करके बुलाया करते थे। इवन आर्यंस के डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच में ज़मीन को लेके और अपनी सुपीरियरिटी बताने के लिए युद्ध हुआ करता था।
इसी बीच एक बहुत बड़ा युद्ध भी हुआ जिसे ऋग्वेदा में द बैटल ऑफ 10 किंग्स कहा गया है। इस युद्ध का नाम द बैटल ऑफ 10 किंग्स इसलिए पड़ा क्योंकि यह युद्ध 10 कम्युनिटी के राजाओं के बीच में हुआ, जिसमें 5 आर्यन कम्युनिटी के राजन थे और 5 नॉन आर्यन कम्युनिटी के राजा थे। इसी 10 कम्युनिटी के बीच में दो सबसे पावरफुल कम्युनिटी थे, भारता और तिरुत्सु। जब युद्ध खत्म हुआ तो भारता की जीत हुई और वहां से भारता अपनी राज्य की शासन करने लगे। उन्हीं के नाम के वजह से उस रीजन को भारतवर्ष कहा गया। बाद में अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने के लिए भारता ने पुरुष कम्युनिटी से हाथ मिलाया और एक नया कम्युनिटी क्रिएट किया जिसे वो कुरुस करके बुलाया करते थे। कुरुस ने बाद में पंचाला कम्युनिटी के साथ मिलके पूरा सप्त सिंधु रीजन की राज करने लगे। हम कुरुस, पांचालास और बाकी अलग अलग कम्युनिटी के बारे में हमारे अगले एपिसोड, जो कि लेटर वैदिक एज के ऊपर है, वहाँ डिटेल में बताएंगे। अब तक आपने सुना कि आर्यंस कैसे स्टैब्लिश हुए सप्त सिंधु रीजन में। किसी भी कम्युनिटी या ट्राइबल कम्युनिटी जब स्टैब्लिश होती है वहाँ पे सोसाइटी का फॉर्मेशन होता है। आर्यंस ने भी अपनी एक सोसाइटी फॉर्म की थी सप्त सिंधु रीजन में। अगर हम कंपेयर करें तो जैसे आज हमारा विलेज कल्चर है, जैसे हमारी आज विलेज की सोसाइटी है या हायरार्की है, कुछ हद तक वो भी उसी पैटर्न पे थी। कुछ हद तक हमें सिमिलैरिटीज दिखती हैं उनके सेटलमेंट में। जैसे आपने देखा कि उनका एक चीफ है जिसको राजन बुलाते हैं। राजन भी वैसे ही इलेक्ट होता है जैसे हमारे आज यहाँ पे सरपंच इलेक्ट होते हैं या हमारे यहाँ इलेक्शन होता है। बस डिफरेंस ये था कि जो राजन का जो इलेक्शन होता था वो कुछ हद तक हेरिडेटरी था। इसका मतलब ये है कि उनका ही बेटा वापस इलेक्शन में खड़ा हुआ करता था। वो एक परिवार चलता रहता था, वही राजा वहाँ पे बनते थे। बस ये उनका स्ट्रक्चर था। अब हम देखते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, जो ये राजन है, ये काम कैसे करता था, हाउ ही यूज्ड टू फंक्शन, कैसे ये पूरी कम्युनिटी को देखभाल करता था, कैसे ये पूरा संभालता था। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री उनको एडवाइस करती है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो उनको एडवाइस देती है, उनको सजेशन देती है। ऋग्वेदा से हमें पता चलता है कि राजन के भी कुछ एडवाइजरीज थे। उनमें से एक एडवाइजरी उनका क्राउन प्रिंस खुद होता था, मतलब जो उनका सन होता था, वो उनको एडवाइस करता था। अलॉन्ग विथ हिम द मोस्ट पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल जो थे वो पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित जो होते थे वो अपने राजा को या राजन को एडवाइस करते थे कैसे कैसे काम करना है, या हम ऐसा बोल सकते हैं कि डे टू डे गवर्नेंस कैसे करना है, कैसे परफॉर्म करना है। ऋग्वेदा से हमें ये भी पता चलता है कि ये जो पुरोहित थे इनके नाम थे वशिष्ठ और विश्वामित्र। विश्वामित्र जो थे वो काफ़ी लिबरल किस्म के थे। ऐसा माना जाता है कि वो ये चाहते थे कि मैक्सिमम जो लोग हैं वो आर्यंस को फॉलो करें या उनके क्लैन में शामिल हो जाए। अब ऐसा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि गायत्री मंत्र लिखा उन्होंने। जो कम्युनिटी या जो लोग जो ये गायत्री मंत्र बोलेंगे, इसका मतलब ये है कि वो आर्यंस को फॉलो करते हैं, और कुछ लोग उसमें शामिल भी होते थे। बस कंडीशन ये था कि वो उस लेवल के या आर्यंस के सुपीरियर होना चाहिए। अब हमने देखा है कि जो ये आर्यंस थे अपने आप को काफ़ी सुपीरियर मानते थे। इसका मतलब ये है कि इन्होंने सोसाइटी में कुछ हद तक एक डिवीजन रखी थी, जहाँ पे एक अपर स्ट्रेटा बनाया था, एक लोअर स्ट्रेटा बनाया था, और इसको ये लोग वर्ना सिस्टम बोलते थे। जो फर्स्ट सिस्टम जो इन्होंने बनाया था उसको उन्होंने श्वेत वर्ना सिस्टम और कृष्ण वर्ना सिस्टम रखा था। जो ये श्वेत वर्ण सिस्टम है, ये आर्यंस अपने आप को ही बोलते थे कि हम श्वेत वर्ण सिस्टम के हैं, मतलब हम सुपीरियर हैं। और जो ये कृष्ण वर्ण सिस्टम है, इसको इन्होंने लोकल जो नेटिव लोग रहते थे उनको ये कहा गया कि ये कृष्ण वर्ण सिस्टम के लोग हैं। इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि ये जो सोसाइटी है ये फिर ऑक्यूपेशन पे डिवाइड हो चुकी थी। ये जो श्वेत वर्ण सिस्टम और जो कृष्ण वर्ण सिस्टम मैंने आपको बताया, ये कलर बेस्ड था, मतलब ये रेस बेस्ड था कि ये इस कलर के लोग हैं तो ये इस कैटेगरी में आएंगे, इस कलर के लोग हैं तो इस कैटेगरी में आएंगे। अगला जो उन्होंने सोसाइटी या अपने आसपास डिवीजन लाया वो था ऑक्यूपेशन बेस्ड, जिसपे हम देखते हैं कि ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, ऐसे सारे लोग आए। बट इसमें हमने ये देखा है कि इसमें शूद्रास का कोई भी मेंशन नहीं था, शूद्रास का कोई नाम नहीं था, क्योंकि ये जो शूद्रास के जो रोल थे ये कुछ हद तक दासियों के द्वारा ही
परफॉर्म किया जाता था, मतलब यही लोग उस लेवल के माने जाते थे। तो ऐसा उन्होंने सोसाइटी डिवाइड किया था। हमने ये भी देखा है कि जैसे हम आज भी देखते हैं अपना इंडियन जो कल्चर है या हमारा मोस्ट ऑफ द विलेज सिस्टम है, वो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। उस टाइम पे भी ये भी वही हायरार्की फॉलो करते थे, ये बहुत ही मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। बट इसमें डिफरेंस ये था कि यहाँ की जो वुमेन थी वो काफ़ी लिबरल थी और उनको काफ़ी सारी लिबर्टीज़ थी, मतलब वो ऐसा कोई सोशल इविल में वो नहीं बंधी हुई थी जहाँ पे सती प्रथा जैसा चीज़ हो या चाइल्ड मैरिज ऐसा हो, या फिर जो है पूजा, जो ये प्रीस्ट होते हैं वो सिर्फ मेल ही होंगे, औरत ऐसा नहीं कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं था। वुमेन वर फ्री टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स विद देयर हस्बैंड। सो ऐसा वो सोसाइटी में वुमेन का इतना रुतबा या आप बोल सकते हो उनको इतना वैल्यू दी जाती थी। हमने ये देखा है अपार्ट फ्रॉम दिस कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस सोसाइटी में, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ऋग्वेदा बार बार हमें बताता है, दैट इज़ कैटल। ऐसा कहा जाता है कि कैटल इस सोसाइटी में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये लोग अपने जो आर्यंस है इसे अपनी बेटी जैसा मानते हैं। और ऋग्वेदा हमें ये बताता है कि ये जो आर्यंस थे ये एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थे, एग्रीकल्चर से ही इनका सारा काम चला करता था, और ये एक रीज़न हो सकता है कि कैटल को ये लोग इतना मानते थे और रिस्पेक्ट देते थे। आगे हम देखेंगे कि कैसे ये सोसाइटी थोड़ी चेंज होती है, वर्ण सिस्टम भी चेंज होता है, और जहाँ पे जो ब्राह्मण्स हैं सबसे पावरफुल बनते हैं, ऐसा क्या होता है कि ब्राह्मण्स इतने पावरफुल हो जाते हैं, ये सारे हम देखेंगे लेटर वैदिक एज में। आइए आगे हम देखते हैं आर्यन कम्युनिटी के रिलीजियस बिलीफ के बारे में, या हम कह सकते हैं कि हम अभी देखेंगे भगवान के ओरिजिन के बारे में। इन सब के बारे में जानने के लिए हमें ऋग्वेदा समझना बहुत ज़रूरी है। ऋग्वेदा के अंदर ही हमें आर्यंस के पूरे लाइफ की जानकारी मिलती है। इवन यूनेस्को ऋग्वेदा को सबसे पुरानी किताब मानते हैं। दे से दैट ऋग्वेदा इज़ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बुक। तो दोस्तों, ऋग्वेदा में ऐसा बताया गया है कि उस वक्त के लोगों को ये बहुत आश्चर्य लगता था कि ये थंडर क्यों होता है, ये बारिश कैसे होती है, ये सूरज क्या है, सूरज कैसे राइज करता है और कैसे ढलता है, ये चांद क्या है, और ऐसे कई सवाल जो नेचर से रिलेटेड थे। उस वक्त वे इनके सॉल्यूशंस नहीं निकाल पाते थे और ना ही एक्सप्लेन कर पाते थे। So at that time, what Aryan did was they started personifying these natural happenings, considering them as supernatural powers and started worshipping them. वो इन्हें भगवान मानने लगे और उनके नाम भी दिए गए थे, जैसे पृथ्वी द गॉड ऑफ अर्थ, अग्नि द गॉड ऑफ फायर, वायु द गॉड ऑफ विंड, इंद्रा द गॉड ऑफ थंडर एंड रेन, वरुणा द अपहोल्डर ऑफ नेचुरल ऑर्डर। इनके अलावा दो फीमेल गॉड भी थे, उषा और अदिति। उस वक्त इंद्र भगवान को वो सबसे सुपीरियर भगवान मानते थे। ऋग्वेदा में भी सबसे ज़्यादा श्लोक इंद्र भगवान के ऊपर लिखी गई है। आर्यंस इंद्र से डरते थे, वो उन्हें द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी कहते थे। वो इंद्रा को इसलिए पूजते थे ताकि वो उनकी रक्षा करे। युद्ध के वक्त भी वो इंद्रा भगवान की पूजा करते थे रक्षा और विजय प्राप्ति के लिए, और विजय होने के बाद वो जीत इंद्र को ही समर्पित करते थे। अग्नि भगवान को वो इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड दैट इज इंद्रा एंड पीपल माना जाता था। वो इसलिए क्योंकि उनके हिसाब से जो वो अग्नि कुंड रख के पूजा करते थे, वो अग्नि की दुआ के माध्यम से इंद्र भगवान तक वो जो भी बोलना चाहते थे वो पहुंचा देते थे। वरुणा और सुमा भगवान पानी, नेचर और पेड़ पौधों को मानते थे, जो आर्यंस को भूख, प्यास और उनकी सराउंडिंग्स की रक्षा करते थे। आर्यंस इन्हीं 4-5 भगवान को पूजते थे। उस वक्त कोई मंदिर या कोई आइडल वर्शिप नहीं हुआ करता था। वो नेचर को ही अपना भगवान मानते थे और उनसे यही दुआ करते थे कि वो उनकी रक्षा करें, उनकी कैटल्स की रक्षा करें इत्यादि। We hope you might have enjoyed listening to our first episode on ऋग्वेदा। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम सुनेंगे लेटर वैदिक एज के बारे में। हर जनरेशन में, हर सोसाइटी में चेंजेस आती है,
वो चेंज होती रहती है। वैसे ही हमने चेंजेस देखे लेटर वैदिक एज में। जो हमारी आज की मॉडर्न इंडिया की जो सोसाइटी है या कल्चर है, वो कुछ हद तक लेटर वैदिक एज से इन्फ्लुएंस है। हमारे पूजा करने का तरीका, हमारे गोत्र सिस्टम, ये सारे हमें लेटर वैदिक एज से ही